वेलकम ऑल टू सरल फिजिक्स बाय अंशुल शर्मा। सो केस स्टडीज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। ऑलरेडी मैं 4 केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जिसने नहीं देखी हैं, चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने लिंक डाल दिया है। इन दैट देयर आर 4 केस स्टडीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यू ऑल नो केस स्टडीज आने वाली हैं इस बार सीबीएसई के एग्जाम में। एंड अगेन इन दिस वीडियो इलेक्ट्रिसिटी की 2 मोर केस स्टडीज आई एम गोइंग टू गिव यू। एंड चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तरीका आपको पता ही है, तरीका ये रहने वाला है कि केस स्टडी आपकी स्क्रीन पे आएगी और आपने उसको रीड करना है। पॉज करके वीडियो को अच्छे से रीड कर लो। 3 बार रीड करना है आपने उस केस स्टडी को। जैसे ये केस स्टडी आपके सामने जो है, मैंने थोड़ा सा इसको फनी वे में भी बनाया है। कैटरीना कैफ, वरुण धवन, शाहरुख खान मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, बट है टेक्निकल केस स्टडी। बस मैंने स्टूडेंट की जगह ये नेम्स यूज कर लिए, सो टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो मैंने खुद बनाई है ये, ठीक है, केस स्टडी। एंड सो लेट्स स्टार्ट। पॉज करो वीडियो को, ढंग से इसको रीड करो। इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी कैसे करना है, क्वेश्चन रीड करूंगा, पॉज करेंगे, अपना आंसर बताएंगे आप, देन यू विल चेक माय डिस्कशन। चलो ठीक है, इसको मैं भी रीड करता हूं। क्या लिखा है यहाँ पे? व्हेन कैटरीना कैफ वाज स्टडीइंग इन स्कूल। वेरी नाइस। कैटरीना कैफ कहां है वहां पर? हाँ, ओके। सो व्हेन कैटरीना कैफ वाज स्टडीइंग इन स्कूल, देन वरुण धवन वेंट टू हिज स्कूल विद हिज टीचर। मतलब यहाँ पे हर आएगा। जो वरुण धवन है वो कैटरीना कैफ के स्कूल गया विद हिज टीचर टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। चलो बहुत बढ़िया। टीचर टोल्ड वरुण धवन टू टेक अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस। अब ध्यान से, वरुण धवन को वायर लेने को बोला उनके टीचर ने, जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम्स था। वरुण स्ट्रेच्ड द वायर टू 3 टाइम्स इट्स लेंथ। वरुण ने लेंथ जो है वायर की वो 3 गुना कर दी। नाउ टीचर ने बोला उनको कि कंपेयर करो रेजिस्टेंस दोनों केसेस का। मींस जब वायर उसको पकड़ाई गई वरुण धवन को, तो 20 ओम उसका रेजिस्टेंस था, पर अब उसने उसकी लेंथ को 3 गुना खींच दिया है, 3 टाइम्स कर दिया है। अब बता, अब उसको कंपेयर करने को बोला टीचर ने। ठीक है जी। सडनली टीचर ऑफ कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ का एक टीचर शाहरुख खान, जब तक है जान वाला, तो वो एंटर करते हैं, एंटर्ड अ लैब एंड टोल्ड कैटरीना टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बोला कैटरीना को कि आप कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो कैटरीना कैफ ने क्या किया? शी टूक अ मैंगनीज ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर बाय 100। तो कैटरीना को उन्होंने बोला कि मैंगनीज ब्लॉक उठाओ, उसकी डायमेंशंस ये लेना। नाउ दिस विल बी अ क्यूबॉइड ओनली। ठीक है, सेम होती तो सेम साइड होती सारी की सारी तो क्यूब बनता। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है मैंगनीज की 4.4 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ठीक है जी। एंड कैटरीना कैफ को बोला गया, शी वाज टोल्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है जी। उसके बाद दोनों को बोला गया, कैटरीना और वरुण को, कि आप इन फिगर्स को एनालाइज करो। तो मतलब 3 काम हो रहे हैं इस पूरी केस स्टडी में। एक जो वरुण धवन को दिया गया, एक जो इंडिविजुअली कैटरीना को दिया गया, एक जो दोनों को कॉमन दिया गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विच वाज स्ट्रेच्ड बाय वरुण इज। जो वायर को वरुण ने स्ट्रेच किया उसका नया रेजिस्टेंस कितना बना? चलो यहां ढूंढते हैं कहां से बना है क्वेश्चन। ये देखो जी, वरुण टुक अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स, उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। वरुण ने उसको स्ट्रेच किया 3 टाइम्स इट्स लेंथ। ठीक है जी। ऐसा करने से नया रेजिस्टेंस कितना बना? न्यू रेजिस्टेंस पूछा ना उसने। अब देखो, जब भी आपको वायर दी जाती है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो कॉमन सेंस कहती है खींचोगे तो पतली हो जाएगी वायर, मतलब लंबा करने पे एरिया कम हो जाता है। कांस्टेंट क्या रहता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो ये 1 2 क्या बता रहे हैं? 1 वो वाली कंडीशन है जब एक्चुअल सिचुएशन में आपकी वायर प्रेजेंट है, और 2 वो वाली सिचुएशन है खींचने के बाद। तो देखते हैं, A1 हो गया खींचने से पहले का एरिया, L1 हो गई खींचने से पहले की लेंथ, मतलब स्ट्रेचिंग से पहले की लेंथ। A2 मुझे पता नहीं कितना होगा स्ट्रेच करने के बाद, पर हाँ L2 मुझे पता है, फाइनली 3 टाइम्स कर दिया था उसने इनिशियल के, तो 3L1 हो गया। L1 से L1 जाएगा तो एरिया जो है बेटा, वो नया वाला जो बनेगा वो 1/3 हो जाएगा इनिशियल एरिया के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो रेजिस्टेंस ही तो निकालना है हमने यहाँ पे। तो नया रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी रो L2 बाई A2। तो वैल्यूज डालो जरा यहाँ पे। L2 को डालो आप 3L1 और A2 को डालो आप A1 बाई 3। तो ये बनेगा आपका 9 टाइम्स रो L1 अपॉन A1। एंड यू ऑल नो दैट कि जो R1 है मेरा रो L1 अपॉन A1, उसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 20 ओम। तो इसको आप 20 पुट कर दो, 9 इंटू 20 जब आप इसको करेंगे दैट विल बी 180 ओम्स, इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट, अगेन पॉज करना, खुद ट्राई करना है आपने इसको क्वेश्चन को, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है।
अब आ गया क्वेश्चन अगला, इन एक्सपेरिमेंट डन बाय कैटरीना कैफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। तो पहले कैटरीना कैफ का वो देखें उसने बनाया कैसा है, ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 100। तो पहले 1 बाय 1 का एक स्क्वायर बना लो, ठीक है जी। फिर आप पीछे उसको ऐसे ले जाओ, थोड़ा मैनेज करना मेरे डायग्राम से, मैं ट्राई करता हूं इसको सीधा बनाने की, पर ओहो, चलो ऐसे ही बन रहा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और ये 100 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगुलर फेसेस कौन से हुए ध्यान से देखना, ये एक रेक्टेंगुलर फेस है और दूसरा रेक्टेंगुलर फेस ये वाला। दैट मींस करंट जो मेरा आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा, इस फेस से ऐसे बाहर निकल रहा होगा लाइक दिस, और यहां पे मान लो आपने एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दी, ऐसे आपका एक सर्किट बन गया। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो ये बना प्लस, ये बना माइनस, तो करंट आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे पास कर रहा है, तो ये बन गया आपका, है ना। तो अब ध्यान से देखना, उन्होंने बोला है जो कैटरीना का आपका एक्सपेरिमेंट है वो ऐसे हुआ होगा, रेजिस्टेंस बताना ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस में। इसमें सबसे खास बात जिसमें आपने ध्यान रखना है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट आपने बहुत सोच समझ के बनानी है, ताकि वो ऑपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस में से पास करे, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू तो है मेरे पास क्वेश्चन में, ये एक्स में दे रखी केस स्टडी में, 4.4 इंटू 10⁻⁻7। अब आपको लेंथ कितनी लेनी है, लेंथ लेते हैं हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और वो कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, ये लेनी है आपको लेंथ, ये वाली। ऐसे जा रहा है ना, क्योंकि करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करूंगा मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया की बात करें, ये एरिया कितना होगा, ये वाला रेक्टेंगुलर फेस का ये वाला जो एरिया है कितना होगा, दैट विल बी 100 इंटू 1, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 इंटू 10⁻⁻4 करूंगा मैं, ताकि वो मेरा क्या बन जाए, मीटर स्क्वायर में बन जाए। तो बस हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करना है इसको। 4.4 इंटू 10⁻⁻7 और ऊपर है 10⁻⁻2, नीचे भी बनेगा 10⁻⁻2, ये खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा 4.4 इंटू 10⁻⁻7 ओम्स, इसका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, देखो आप गलती यहीं पे करोगे कहीं ना कहीं 10⁻⁻, में बाकी सब जगह 4.4 ही दे रखा है, तो ऑप्शन आ गया इसका एक। चलो बहुत बढ़िया। इन फिगर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर ए अपॉन आरबी। आर ए बेसिकली ये एक आपको ब्लॉक दे रखा है, ये वाला ए, और ये है ब्लॉक नंबर बी। तो रेजिस्टेंस ऑफ ब्लॉक ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ब्लॉक बी आपने बताना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपको पता है। देखो हमेशा जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसमें रो एल अपॉन ए की वैल्यू पुट करते हो जब आप, उसमें लेंथ हमेशा ध्यान रखना आपने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लेना है, और एरिया भी आपने अकॉर्डिंगली लेना है। तो चलो आर ए की बात करते हैं। आर ए के केस में रो तो देखो यहां पे है हमारा रो रहेगा, और दोनों को मैं सेम मटेरियल का मान रहा हूं यहां पे, ऑब्वियसली तभी एनालिसिस हो पाएगा। लेंथ देखो कौन सी लोगे आप, ये वाली लेंथ लोगे इसकी, ए अपॉन एरिया कौन सा लोगे, ये वाला जो शेडेड है, दैट विल बी ए इंटू टी, ए टी। ठीक है, तो ये बना तुम्हारा कितना, रो अपॉन टी। एक मिनट, ये बहुत ही टेढ़ा लाइन बन गई मेरे से, लाइक दिस, रो अपॉन टी। ठीक है जी। अच्छा अब इधर लिख देता हूं मैं आर बी। आर बी जो बनेगा दैट विल बी रो, लेंथ कितनी लोगे, दैट विल बी 2a, एरिया कितना लोगे 2a इंटू टी। तो 2a से 2a गया, ये भी बना रो बाई टी, ये भी रो बाई टी, ये भी रो बाई टी, मतलब आर ए इज इक्वल टू आर बी आ गया। इसका मतलब आर ए अपॉन आर बी की जो रेशियो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1। गॉट माई पॉइंट। तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फिगर शोन इन द केस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसकी बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ए इन द लेफ्ट ब्लॉक। अच्छा जी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज 80 इन द लेफ्ट ब्लॉक। सी पार्ट, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। देखो जी ये तो गलत स्टेटमेंट है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती।
और मैंने आपको बताया लेंथ आप जब भी पुट करेंगे आर के फॉर्मूला में और एरिया की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या देखना है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो लेंथ और एरिया है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे। और यहां पे ऑलवेज वर्ड लिख के ये गलत कर दिया उसने। मान लो अगर मैं यहां पे इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मेरा जो करंट है वो ऐसे पास करे, सपोज ऐसे, और पीछे वाले फेज से निकले, तो उस केस में आपकी लेंथ तो ये बन जाएगी ना, टी हो जाएगी। तो ऐसे वो चेंज करते रहेंगी आपकी, तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे। तो आई होप आपको एक केस स्टडी आई समझ में। अब आती है अगली केस स्टडी। पॉज करो वीडियो को और इसको रीड करना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी का पैराग्राफ मैंने लिया है, क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए हैं, एंड विल डू दिस केस स्टडी। चलो जी मैं रीड करता हूं इसको। वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery. यहां पे वो ये कहना चाह रहा है जो बैटरी और सेल आप लगाते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स बनता है और उस सेल के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है दो टर्मिनल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में आ जाते हैं और करंट का रूप ले लेते हैं और रेजिस्टर में से पास करते हैं। वी हैव आल्सो सीन दैट टू मेंटेन द करंट, अगर हम करंट को मेंटेन करना चाहते हैं तो सोर्स को रेगुलरली अपनी एक एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। अब ये एनर्जी जा कहां पे रही है, कुछ पार्ट तो इसका एनर्जी का जाता है करंट को मेंटेन करने में, एंड उसका कुछ पार्ट जाता है आपका यूजफुल वर्क करने में। जैसे कि आपने फैन चलाया तो उसके ब्लेड्स को अगर आपने रोटेट करना है इलेक्ट्रिक फैन के, तो उसमें भी तो उसी एनर्जी का पार्ट यूज होगा ना, ठीक है। तो कुछ तो करंट मेंटेन करने में, कुछ यूजफुल वर्क करने में। तो रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी कैन बी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। अगर हमारा जैसे मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है तो वहां पे आपका हीट वाला फिनोमिना ज्यादा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इज यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टाइम, हीट में भी कुछ ना कुछ पोर्शन कन्वर्ट होता है। On the other hand, if electrical circuit is purely resistive, मतलब ऐसा कोई ब्लेड वगैरह उसमें नहीं लगे, सिर्फ रेजिस्टर्स ही लगे हुए हैं, तो बेसिकली इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो जो सोर्स एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या करती है, वो हीट की फॉर्म में ही डिसिपेट होती रहेगी। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिकल हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन जैसी डिवाइसेस में यूज करते हैं। इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है वही जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट प्रोड्यूस जितनी होगी रेजिस्टर में वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली किस पे, स्क्वायर ऑफ द करंट पे। फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस और अ गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। चलो ये तो बात हुई जी इसकी केस स्टडी की। आपने 2 या 3 रीडिंग इसको देनी है। क्वेश्चंस करते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन है पहले। Assertion है all energy from the source is converted to heat energy when we rotate an electric fan using the source। वो बोल रहा है कि सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है जब आप उस एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक फैन को रोटेट करने में यूज कर रहे हो। अच्छा, रीजन उसका है इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स एंड सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द ब्लेड्स। अब रीजन इसका सही है, असर्शन एज अ स्टेटमेंट गलत है पूरी की पूरी, क्योंकि सारी की सारी हीट में कन्वर्ट नहीं होती। इलेक्ट्रिक फैन के पास ब्लेड्स भी होते हैं और हीट का जो एनर्जी है उसका कुछ पार्ट ब्लेड्स को रोटेट करने में भी जाएगा। तो रीजन ट्रू है, असर्शन इसका फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। इलेक्ट्रिक आयरन इज अ डिवाइस इन विच वेरी लेस पोर्शन ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट, हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड एंड मैक्सिमम सोर्स एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, बोथ बी एंड सी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल आयरन जो एक ऐसी डिवाइस है जहां पे मुझे हीटिंग इफेक्ट देखना है, हीटिंग इफेक्ट की मेरी रिक्वायरमेंट है, वो एप्लीकेशन है। तो एक तो मैं चाहूंगा कि मेरा रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा जो सोर्स एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में डिसिपेट होगी, आपकी हीट की फॉर्म में। तो बोथ बी एंड सी यहां पे करेक्ट होंगे आपके। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है हमारा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हीट डिसिपेटेड अक्रॉस अ रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना देते हैं यहाँ पे हम, ये मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा हूं यहां पे लाइक दिस। यहां पे मैं रेजिस्टर्स के नाम रख देता हूं R1, R2 एंड R3, और ये V वोल्ट की हमारी बैटरी हो जाएगी। करंट ऐसे जाएगा और आपको पता है पैरेलल में
जो करंट है वो अलग अलग जाता है। मान लो यहां से I1 जाएगा, यहां से I2 जाएगा, यहां से I3 जाएगा, ठीक है जी। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी एक किसी भी एक रेजिस्टर के क्रॉस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रेजिस्टेंस वैल्यू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेजिस्टेंस वैल्यू के, सेम है सभी रेजिस्टर्स में इररिस्पेक्टिव उसकी वैल्यू है, मैक्सिमम होगी जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने। जिस बच्चे ने इसको क्रैम किया और इसको देखा वो तो बोलेगा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है जी। पर करंट भी तो डिसाइड करेगा ना, क्योंकि किसी रेजिस्टर में से कम करंट जा रहा है, किसी में से ज्यादा जा रहा है, तो हीट डिसिपिएशन अगर आप इस फॉर्मूला से देखोगे तो वो डायरेक्टली, अगर हम बोलें कि तो रेजिस्टर डिसाइड नहीं कर रहा, उसको रेजिस्टेंस डिसाइड नहीं कर रहा, करंट भी कर रहा है, तो मुझे इसको एक ऐसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो और बाकी वैल्यूज कांस्टेंट आए। तो मैं I को V/R लिख देता हूं। अगर मैं मान लो R1 के लिए ये कैलकुलेट करना चाहता हूं तो H1 क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगी I1, और I1 को मैं लिख सकता हूं V/R1, क्योंकि जो यहां पे मैं लिख देता हूं H1 विल बी I1 स्क्वायर R1 इंटू टी। तो I1 को मैं लिख देता हूं V/R1 का होल स्क्वायर। आपको पता ही है पूरे के पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर रेजिस्टर के क्रॉस सेम रहता है, यहां भी V, यहां भी V, यहां भी V, और इधर बनेगा R1 इंटू टी। तो ये बना मेरा H1 का एक्सप्रेशन V स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 इंटू टी। इससे ये गया ऐसे, तो ये बना मेरा V स्क्वायर टी अपॉन R1। ऐसे ही H2 का बनेगा, ऐसे ही 3 का बनेगा। अब कहना बेटा मैं यहां पे ये चाहता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए H का फॉर्मूला ये ना यूज करके आप ये यूज करें। रीजन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर्स के क्रॉस V सेम रहेगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। T टाइम आपने सेम लिया, जिस ड्यूरेशन में आप चेक करना चाहते हो, तो R आपका वेरिएबल आ गया, तो H जो हो जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है R के। तो ऐसे आपने इसको स्टडी करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये इसका सही आंसर आएगा। बाकी गलत है, मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम गलत है, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एज पर द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट डिसिपेशन इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। अब सीरीज की बात कर रहा है वो। सीरीज में अगर मैं बात करूं, रेजिस्टर यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज में, तो लाइक दिस R1, R2 एंड R3, ये बना V, ये प्लस, ये माइनस, इधर से गया I, इधर से गया I एंड I, ऐसे ये पूरा सभी में से I करंट फ्लो करेगा। तो H का जो फॉर्मूला है मेरे पास I स्क्वायर RT। अब इसको यहां पे मैं एज इट इज यूज कर सकता हूं। रीजन, किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस अगर मुझे हीट डिसिपेटेड चेक करनी है तो उसको इस फॉर्मूले से मैं इसलिए चेक कर सकता हूं क्योंकि सभी रेजिस्टर्स के लिए I सेम रहेगा, T सेम रहेगा, तो बात डायरेक्टली किस पे आ गई, R पे। तो वो आपका आंसर यहां पे हीट डिसिपेशन इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, गलत। इज मैक्सिमम अक्रॉस रेजिस्टर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस, यस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, नो, इट इज द स्क्वायर ऑफ करंट, ऑल आर करेक्ट, गलत। तो आई होप आपको समझ में आया है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, इसमें कैसे आपने टैकल करना प्रॉब्लम को, ठीक है जी। तो आई होप आपको अब ये दोनों केस स्टडीज समझ में आई हैं एंड यू हैव गॉट एन आइडिया हाउ टू टैकल द केस स्टडीज। 2-3 बार रीड करना है क्वेश्चन। और एक और तरीका बताता हूं, वही तो मैं यहाँ पे आपको पहले केस स्टडी दिखा रहा हूं, पर पेपर जब तुम्हें मिलेगा तो वहां पे क्वेश्चंस भी तुम्हें पहले मिल चुके होंगे, तो पहले क्वेश्चंस को रीड करो फिर केस स्टडी को रीड करो, दैट विल बी मोर इफेक्टिव, फाइन। तो चलो ठीक है, आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स, और हम बहुत मेहनत करेंगे इसमें। एंड यू आल्सो सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आई विल ट्राई टू complete that requirement, fine. So see you in the next video. Till then, keep revising. Thank you.